मिथिलपुर कहकर एक गांव में हेमंत अपनी बीवी करुणा और बूढ़ी माँ नीलांबरी संग रहता है। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। हेमंत का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो अंडा बिरयानी, अंडा चावल, ऑमलेट, अंडा भुर्जी और कई सारे अंडे से बने वाले पकवान बनाकर बेचा करता है। उसके घर के आंगन में हेमंत ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी होती हैं, जिनकी वो काफी अच्छे से देख रेख करता है। माँ जी, ये हेमंत जी कहाँ चले गए? उन्हें मैंने अभी अभी नाश्ता परोसा है। करुणा बहू, हेमंत बाहर आंगन में अपनी मुर्गियों को उनका खाना दे रहा है। वो हर रोज खुद अन्न का निवाला खाने से पहले उन्हें खिलाता है। करुणा, मुर्गियों से ही तो हमें अंडे मिलते हैं और उनके अंडों से बने हुए पदार्थों से हमारा ढाबा चलता है, तो हमें उनकी देखरेख तो करनी चाहिए, है ना? उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा हेमंत बेटा। सच में हेमंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हेमंत के ढाबे पर सबसे ज्यादा अंडा चावल बिकता है। लोगों को उसके ढाबे का अंडा चावल पसंद आता है। ओए होए होए, क्या अंडा चावल है! आ हा, मजा ही आ गया मुझे तो इसे खाकर। सच में ऐसा अंडा चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत जायकेदार बना है ये। हेमंत का ढाबा इस अंडा चावल के लिए ही तो जाना जाता है। यहाँ के अंडे से बने पदार्थों को खाकर तो ऐसा लगता है कि और खाएं और खाएं, मन ही नहीं भर पाता। इतने स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ हैं, और ये अंडा चावल, ओहो हो, ये तो इस ढाबे की जान है, जान। क्यों, सही कहा ना मैंने हेमंत भाई? जी जी, एकदम सही कहा आपने भाई। मेरे ढाबे का अंडा चावल खाने लोग दूर दूर से आते हैं, और सभी ग्राहकों का यही प्यार देखकर मुझे अपने काम को करना और अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे ढाबे की बात ही गजब है, इसीलिए तुम्हारा ढाबा इतना मशहूर है। यूं ही तरक्की करते रहो मेरे भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का एक चोर मिथिलपुर में आता है। तभी वो हेमंत के आंगन में ढेर सारी मुर्गियों को देखता है। अरे वाह, इतनी सारी मुर्गियां! इन्हें चुराकर मैं अपने गांव में जाकर दुगने दाम में बेचूंगा। चोर उन सभी मुर्गियों को रात के अंधेरे में मौका मिलते ही चोरी कर लेता है और ट्रक में भरकर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत सारी मुर्गियों को गायब देखता है, तभी वो बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? कहीं कोई उन्हें चोरी कर कर तो नहीं ले गया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा जी? हमारे ढाबे पर तो सभी अंडों के बने पदार्थ ही खाने आते हैं। अब मुर्गियों के बिना अंडे कहाँ से आएंगे? ये क्या हो गया? नहीं, मैं अपनी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हेमंत और करुणा दोनों मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद हेमंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे अपना ढाबा चलाने के लिए ना चाहते हुए भी अंडों को अंडे वाले से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंडा 5 रुपए का हो चुका है। अंडों को खरीद कर मुझे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? ढाबा बंद करने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूं, वही सही रहेगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हेमंत ढाबे से लौटकर घर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो रास्ता पार करने वाले होते हैं और सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। साधु बाबा का एक्सीडेंट हो उससे पहले हेमंत वहां पहुंचकर साधु बाबा को साइड में कर लेता है और उनकी जान बचा लेता है। धन्यवाद बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो अब तक मेरे प्राण जा चुके होते। अरे कोई बात नहीं साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे की शिकन ये दर्शा रही है कि तुम ठीक नहीं हो। कहो बेटा, क्या पीड़ा है? क्या पता मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊं? वो बाबा, दरअसल हेमंत साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे एक नक्शा देते हैं। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? ये नक्शा एक गुफा का है। ऐसी गुफा जिसमें जाकर तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकते हो, और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। वो जादुई गुफा है जो ईमानदार और नेक दिल इंसानों के अवश्य मदद करती है।
ठीक है बाबा, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव बेटा। हेमंत वो नक्शा लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हेमंत कांपने लगता है। वो गुफा में जाकर मुर्गियां मांगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ही मुर्गी प्रकट होती है। ये क्या, एक मुर्गी से क्या होगा? मैंने तो कई सारी मुर्गियां मांगी हैं जादुई गुफा। हाँ हेमंत, ये एक मुर्गी कई मुर्गियों के समान ही है। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गी है और ये एक दिन में अनगिनत अंडे देती है। तुम्हें इससे जितने अंडे चाहिए ये उतने अंडे दे देगी। क्या? अरे वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। धन्यवाद जादुई गुफा, धन्यवाद। अब हेमंत उस जादुई मुर्गी को अपने घर ले जाता है और उसमें से वाकई में अनगिनत अंडे निकलते हैं, जिन्हें देख हेमंत, करुणा और नीलांबरी तीनों के तीनों चकित रह जाते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी कमाल की जादुई मुर्गी है। ये जादुई मुर्गी भी आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण ही मिली है हेमंत जी। हाँ हेमंत बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। उस जादुई गुफा में केवल अच्छे लोगों की ही इच्छा पूरी होती है। अब इस जादुई मुर्गी के आने से मेरे ढाबे में फिर से रौनक छा जाएगी और फिर से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा और अब मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ हेमंत जी, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करुणा। हेमंत अब उस जादुई मुर्गी के जरिए फिर से रोजाना अपने ढाबे पर अंडा, चावल और अन्य पदार्थ बनाकर बेचने लगता है और फिर से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। फिर एक दिन जब वो चोर उस गांव में फिर से आता है, तभी वो हेमंत के घर के बाहर से झांककर उसके घर में उस जादुई मुर्गी को देखता है और जादुई मुर्गी को लगातार ढेर सारे अंडे देते देख उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इसका मतलब ये एक जादुई मुर्गी है। इस मुर्गी को अगर मैंने चुरा लिया तो फिर तो मैं अंडों को बेच बेच कर करोड़पति बन जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस जादुई मुर्गी को चुरा कर ही रहूंगा। वो चोर घर खाली होते ही वहां जाता है और जादुई मुर्गी को चुराने के लिए उसके पास आता है। तभी अचानक से उस पर से पिंजरा गिरता है और चोर उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी वो जादुई मुर्गी गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा मूर्ख चोर, तू चुपचाप मुझे चोरी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, एक जादुई मुर्गी हूँ, समझा तू? मुझे माफ कर दो जादुई मुर्गी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा से चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम हेमंत और उसके परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करोगे कि तुमने ही उसकी सारी मुर्गियां चुराई थी। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। लेकिन चोर जब अपने गुनाह को कबूल करता है तब हेमंत उसे खूब मारता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जादुई मुर्गी के पिंजरे से आज़ाद होकर वो चोर अब जेल में कैद हो जाता है, जिसके बाद हेमंत उस जादुई मुर्गी के अंडे के जरिए अपना ढाबा चलाता है और बहुत नाम कमाता है। चारू अपने छोटे बेटे गोलू और बेटी बिट्टी के साथ रहती है। हाल ही में उसके सास, ससुर और पति का एक एक्सीडेंट में देहांत होता है, जिस कारण वो अकेली पड़ जाती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ, संभालिए अपने आप को माँ, आप ही यूं हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे माँ? ये क्या से क्या हो गया? गोलू और बिट्टी के पापा, माँ जी, बाबूजी, आप सब कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अब हमारा क्या होगा? माँ, आप यूं हिम्मत नहीं हार सकती माँ, कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बिट्टी, मुझे कुछ नहीं खाना है। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब मैं किसके पास जाऊंगी? कैसे संभालूंगी सब कुछ? कैसे जीऊंगी मैं? हम हैं ना माँ, आपकी ढाल बनकर हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे माँ। चारू रो रही होती है कि इतने में वहां पर उनके घर का मालिक आता है और कहता है, चलो बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। अरे किराया नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, चलो चलो। ऐसा मत कीजिए मालिक जी,
हमारी माँ आपका किराया चुका देंगी, लेकिन हमें कुछ दिनों का समय दीजिए ना। हाँ मालिक, हमारे दादा दादी और पापा को गुजरे हुए अभी तक ठीक से 15 दिन भी नहीं हुए हैं। हमारी मजबूरी को समझिए ना मालिक जी, विनती करते हैं आपसे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा किराया दे दो वरना निकल जाओ इस घर से। ऐसा मत कीजिए मालिक, रहम कीजिए हम पर। हम लाचार हैं, बेबस हैं। इस समय मैं कल ही कोई काम ढूंढूंगी और अगले महीने आपको सारा किराया दे दूंगी। हमें इस घर में रहने दीजिए मालिक। इस जान लेने वाली ठंड में हम कहाँ जाएंगे, सोचिए ना आप ही। मैंने कहा ना, मैं कुछ सोचना समझने वाला नहीं हूँ। मुझे बस अपने किराए के पैसे चाहिए, बस, जो तुम लोग नहीं दे सकते हो। और मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे देने वाले किराएदार मिल चुके हैं। तुम लोगों को अभी ये घर खाली करना ही पड़ेगा, वो भी अभी इसी वक्त। मैं कुछ नहीं जानता। बेचारी चारू उसे ना चाहते हुए भी अपना सारा सामान लेकर अपने बच्चों के साथ वो घर खाली करना पड़ता है और वहां से निकलकर वो ठंड में सड़क पर अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगती है। माँ, इतनी ठंड है, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान वाला। हाँ माँ, अब हमें सड़क पर ही रात बितानी होगी बच्चों। मुझे माफ़ करना, मेरे होते हुए तुम दोनों को ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? हम जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ माँ, इसीलिए आप अपने आप को इस सब के लिए मत कोसिए। हवा बहुत तेज चलती है और ऐसे में वो तीनों सड़क पर ही सो जाते हैं। रात भर ठंड में सोने पर गोलू के शरीर को बुखार लग जाता है और वो बुखार से तपता है, लेकिन अगले दिन सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब तीनों काम की तलाश करने लगते हैं, लेकिन गांव में कहीं भी कोई उन्हें काम नहीं देता है। तभी बिट्टी और गोलू बाजार में छोटे छोटे खाद्य पदार्थ के ठेले देखते हैं और चारू से कहते हैं, माँ, वो देखो, बाजार में कितने सारे ठेले हैं जहाँ लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। हाँ माँ, कोई डोसा बेच रहा है तो कोई छोले कुलचे। माँ, आपके हाथ के खाने का स्वाद भी एकदम कमाल का है। क्यों ना आप भी ऐसे ही ठेला लगाकर खाना बनाओ और बेचो। हाँ माँ, हमें काम तो मिलने से रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा और आपका ठेला भी चल पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ठेला लगाते हैं। लेकिन बिट्टी, गोलू, ठेला लगाने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए ना। ऊपर से खाना बनाने के लिए अलग सामान, बाजार में जाकर ठेला भी खरीदना होगा, उसके लिए अलग पैसे लगेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं और ऐसे में। उसकी आप चिंता मत करो माँ। मैंने और गोलू ने नदी के पास एक साइकिल देखी थी। वो अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन हम दोनों उसकी मरम्मत कर देंगे। उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, फिर आप उस पर खाना बेच पाओगी। और रही बात खाना बनाने के लिए लगने वाली सामग्री की, तो उसके लिए मेरे दोस्त चिंटू के पापा की दुकान है। वो एक बनिया है, तो वो हमें उधारी पर सामान दे सकते हैं। हमारे पास पैसे आने के बाद हम उनके पैसे चुका देंगे। अरे वाह बच्चों, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसे बच्चे मिले। तुम दोनों बहुत बहुत समझदार हो, और अगर तुम दोनों नहीं होते तो ना जाने मैं अपने साथ क्या कर लेती। तुम दोनों ही अब मेरे जीने की वजह हो। गोलू और बिट्टी चारू के गले लगते हैं। वो दोनों साइकिल की मरम्मत करते हैं और उसे एक ठेले में बदल देते हैं, और साथ ही चिंटू के पापा की दुकान से उधारी पर खाना बनाने का सामान खरीदकर वो लोग गांव के बाजार में स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगते हैं। और चंद दिनों में ही चारू के साइकिल ठेले पर कई सारे ग्राहक खाना खाने आते हैं। अरे उत्तम, अति उत्तम, ऐसा लाजवाब पनीर पराठा मैंने कहीं नहीं खाया। और ये चटनी, हो, वाह, क्या ही कहूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए बहन। तुमने मेरा दिन बना दिया। सच में चारू बहन, मेरे पति को भी बहुत पसंद आया तुम्हारे यहाँ का खाना, और साथ ही बच्चों को भी। इसीलिए मैं आज फिर से तुम्हारे ठेले पर आई हूँ। मुझे वही बटर नान और दाल मखनी दे दो, और हाँ, मसाला पापड़ भी देना। उसके पीछे तो बच्चे टूट ही पड़ गए थे। धन्यवाद बहन जी, अभी देती हूँ पैक करके। चारू के ठेले की तरक्की के कारण अब उसके सामने वाले ढाबे को चलाने वाली सास बहू हेमा और स्वर्णा दोनों को बहुत जलन होने लगती है।
माँ जी, जब से इस चारू ने अपना ये साइकिल ठेला यहाँ हमारे ढाबे के सामने लाया है, तब से हमारे ढाबे पर तो कोई मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। हाँ सुवर्णा बहू, इस चारू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, वरना हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। अब स्वर्णा और उसकी सास हेमा दोनों रात के समय चुपके से चारू के साइकिल ठेला चुरा लेते हैं और उस साइकिल को जंगल में कहीं जाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। जिसके बाद अगली सुबह जब चारू और उसके बच्चे साइकिल को गायब देखते हैं, तब उन्हें दुख होता है। हे भगवान, न जाने कहाँ चली गई मेरी साइकिल। अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। नहीं माँ, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम है ना। हाँ माँ, शायद किसी चोर ने साइकिल चुरा ली होगी या फिर किसी जल कुकड़े इंसान ने। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक और सुझाव है। हम बांस का ढाबा बनाएंगे। जंगल में बहुत सारे बांस की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो किसी काम की नहीं है। बांस के ढाबे को देखकर ग्राहक और भी आश्चर्यचकित होंगे और उसमें बैठकर खाना खाने का अनुभव लेने के लिए जरूर आएंगे। बिट्टी और गोलू अब बांस का ढाबा बनाते हैं और फिर से चारू अपने ढाबे के जरिए तरक्की करने लगती हैं। लेकिन ये देखकर फिर से स्वर्णा और हेमा को जलन होती है और फिर एक बार वो चारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके ढाबे में चुपके से घुसकर सारा सामान चुराने जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों वहां अंदर बनाए हुए एक गड्ढे में गिर जाती हैं और फंस जाती हैं। तो हमने आप दोनों को पकड़ ही लिया। क्या? हमें आप दोनों पर ही शक था कि आप ही हो हमारी दुश्मन और आप इस बार भी हमारे काम में कोई रुकावट लाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने वाली थी। ये हमें पता था, इसीलिए हमने ये गड्ढा खोदा ताकि जैसे चूहे को फंसाते हैं वैसे ही हम आपको पकड़कर फंसा पाए। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। चारू बहन, माफ कर दो। नहीं, तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी। अब चारू मुखिया जी के पास जाकर उन्हें सब बताती है, जिसके बाद मुखिया जी हेमा और स्वर्णा को गांव से बाहर निकाल देते हैं और चारू का ढाबा बहुत तरक्की करने लगता है। जिसके बाद वो लोग गांव में अपना खुद का एक बड़ा सा घर बनवाते हैं और साथ ही बिट्टी और गोलू स्कूल जाकर पढ़ने लगते हैं। राजेश और उसकी पत्नी विमला एक कपड़ा मिल में काम करके अपना और अपने दोनों बेटा बेटी मीनू और टीटू का पेट पालते हैं। वो दोनों अपने बच्चों से भरपूर प्यार करते हैं। मीनू टीटू से 2 साल बड़ी होती है और वो 14 साल की होने के बावजूद भी सारा खाना बनाना जानती है। अरे वाह मीनू बिटिया, ये सब्जी रोटी और पनीर के पकौड़े तो एकदम लाजवाब बने हैं। भाई मानना पड़ेगा विमला, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ राजेश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मीनू पर। मीनू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई टीटू का ख्याल रखती है। हमारी गैर मौजूदगी में खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम भी करती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं मीनू बिटिया, जो तुम हमारी बेटी हो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ पापा, आप दोनों दिन भर काम करके घर आते हो, तब घर में रौनक आती है। आप दोनों हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। अरे टीटू बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम भला अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन टीटू को जिस बात का डर था वही होता है। एक हफ्ते बाद जब राजेश और विमला मिल में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिल में आग लग जाती है और उस आग में सभी जलकर मर जाते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद अब मीनू और टीटू दोनों इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे मीनू दीदी? हमारा तो माँ और पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टीटू रो मत, बस टीटू, माँ पापा, ये क्या हो गया? आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये अच्छा नहीं किया आपने भगवान जी हमारे साथ। आपने हमसे हमारे माँ पापा नहीं, हमारी दुनिया छीनी है। टीटू और मीनू के पास पैसे नहीं थे,
जिस कारण उन्हें घर से और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं। वो कई लोगों से पैसे और खाने की मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद कपकपाती हुई ठंड में वो दोनों सड़क के एक किनारे सो जाते हैं। मीनू टीटू के बदन पर घास डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे और खुद भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। माँ पापा, अब तो आप तारे बन चुके हो, हमारी रक्षा करो। आप दोनों के जिगर के टुकड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो माँ पापा। मीनू और टीटू अगले दिन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर रसीले फल होते हैं। दीदी, ये देखो, इस पेड़ पर ताजे रसीले फल हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन टीटू, ये पेड़ कितना ऊंचा है, इस पर तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं नहीं, तुम मत चढ़ो इस पर, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी। लेकिन दीदी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी बात माना करो टीटू। टीटू और मीनू कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है जिसकी मालकिन शकुंतला होती है। शकुंतला उन दोनों से कहती है, क्या है, मेरे ढाबे पर क्यों आए हो? तुम दोनों का होलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों भीख मांगने आए हो। नहीं काकी, कुछ दिनों पहले ही हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है, हम दोनों का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। हाँ काकी, इसीलिए हमें काम की ज़रूरत है। मैं आपके ढाबे पर सफाई और ग्राहकों का खाना परोसने का काम कर सकता हूँ। और रही बात मेरी दीदी की, तो मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर तो सब उनके खाने के फैन बन जाते हैं। हाय हाय, फैन बन जाते हैं मतलब ग्राहक पंखे बन जाएंगे? नहीं नहीं काकी, फैन मतलब सब इनके खाने के चाहने वाले बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल मुझे कुछ बना कर दिखा, फिर मैं मानूं। शकुंतला मीनू को एक मौका देती है और मीनू उसे आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर दिखाती है और साथ ही सेवई भी बनाती है, जिसे चखने के बाद शकुंतला काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने लड़की। तुम्हारे भाई ने सही कहा, इस खाने को खाकर सभी तुम्हारे खाने के पंखे मेरा मतलब फैन हो जाएंगे। धन्यवाद काकी। हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। क्या? सच में? धन्यवाद काकी। मीनू और टीटू अब उस ढाबे में काम करने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों तक काम करने पर शकुंतला उन्हें कुछ पैसे नहीं देती है। शकुंतला काकी, 2 महीने बीत गए, लेकिन आपने अब तक हम दोनों को हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अगले महीने दे दूंगी, काम करो, जाओ। नहीं, बस बहुत हुआ आपका काकी। दीदी, हम अब इस ढाबे पर काम नहीं करेंगे। ये काकी अच्छी नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे। अरे तुम क्या मेरे ढाबे से निकलोगे? अरे मैं ही तुम दोनों को निकालती हूँ, जाओ। मैं वैसे भी तुम दोनों को नहीं रखना चाहती। अब तो मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। बहुत मुंह चलाते हो ना तुम। लेकिन काकी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। मुझे जो करना है मैं करूंगी। जाओ, जाकर जिससे शिकायत करनी है करो। चलो फुटो यहाँ से अब, आए बड़े गरीब फटीचर बच्चे। शकुंतला उन दोनों को ढाबे से बाहर निकाल देती है और वो दोनों बेचारे जंगल में दर दर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, कहाँ रुके? यहाँ इस जंगल में तो कोई जगह भी नहीं दिख रही है रुकने की। पता नहीं टीटू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी उन्हें वहां पर एक बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाते हैं और वहां अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तभी टीटू के दिमाग में एक सुझाव आता है। दीदी, क्यों ना हम इस बांस के घर को ढाबा बना दें? लेकिन टीटू, एक ढाबा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दीदी, जंगल में एक जगह है जहाँ ढेर सारा कबाड़ पड़ा है, हम उस कबाड़ को बेचेंगे और उससे मिले पैसों से ढाबे में खाना बनाने का सामान खरीदेंगे। अरे वाह टीटू, क्या सुझाव दिया है तुमने। टीटू और मीनू अब उस जंगल में पड़े कबाड़ को बेचकर उन पैसों से खाना बनाने की सारी सामग्री लाते हैं और उस बांस के घर को एक ढाबे में बदल देते हैं,
जिसके बाद वहां पर खाना बनाने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक उनके ढाबे पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पर धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बांस का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे वाह टीटू और मीनू, तुम्हारे इस बांस के ढाबे में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और तो और यहाँ का खाना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मीनू, तुम एक बहुत अच्छी शेफ हो। मीनू और टीटू की तरक्की से शकुंतला जलने लगती है, क्योंकि मीनू के जाने के बाद अब उसके ढाबे पर जितने ग्राहक आते थे वो भी नहीं आते हैं। मीनू और टीटू के बांस के ढाबे को तो मैं बर्बाद करूंगी, वो भी अपने हाथों से। उन दोनों ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो दोनों जानते नहीं कि शकुंतला क्या चीज है। शकुंतला रात में उस बांस के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हवा में 2 बांस की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों लकड़ियां अपने आप शकुंतला को बुरी तरह मारने लगती हैं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं बचाओ मुझे, बचाओ। तभी शकुंतला को वहां पर राजेश और विमला की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाओगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी हम दोनों अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। अगर आइंदा से इन दोनों को चोट पहुंचाने की जरूरत भी की तो हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा शकुंतला। नहीं, माफ कर दो मुझे। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीनू और टीटू दोनों उस बांस के ढाबे से पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करते हैं। जानकी और मालिनी दोनों बहनों के पति शराबी हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं। उनकी सास उन्हीं से काम करवाती है। गांव में जानकी और मालिनी का तंदूरी चिकन ढाबा होता है, जहां वो बहुत ही लजीज और जायकेदार तंदूरी चिकन बेचा करती हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपका स्पेशल तंदूरी चिकन। आहा, क्या बात है, क्या बात है। इतना कमाल का तंदूरी चिकन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ यार, ये मटका, ये तंदूरी चिकन तो सच में लाजवाब ही है। आप दोनों बहनों के पास कोई जादुई छड़ी है क्या, जिससे आप जादू करके इतना बेहतरीन तंदूरी चिकन बनाती हो? नहीं, हम जो भी बनाते हैं पूरे मन और दिल से बनाते हैं। शायद इसीलिए स्वाद में और भी 4 चांद लग जाते हैं। भाई, ये भी बात है। सच में इस ढाबे पर आओ तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। एकदम घर के जैसा अपनापन है आपके ढाबे में जानकी और मालिनी बहन। जानकी और मालिनी दोनों बहनों के बीच काफी ज्यादा प्यार और अटूट विश्वास होता है। दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं होता। वो दोनों सुबह सवेरे जल्दी उठकर पहले घर के सारे काम निपटाती हैं और फिर पैसे कमाने के लिए ढाबे में जाती हैं। उनकी निर्दयी सास राजेश्वरी बहुत बुरे स्वभाव की होती है। अरे ओ कल मुहियो, कहाँ चली मुंह उठाकर? आज तुम दोनों को ढाबे पर नहीं जा रहा है क्या? माँ जी, आज हमें गांव के बाजार में थोड़ी सी खरीदारी करने जाना है। ठंड हो चुकी है ना, इसीलिए हम नए स्वेटर लेने हैं। अरे ओ महारानी, ज्यादा नाटक मत करो और जो फटे पुराने स्वेटर हैं उनको पहनो। हाँ, समझे तुम? चलो अब जल्दी से सारे पैसे मुझे दो और भैया को भी दे दो। नहीं विक्रम, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। ओए जानकी की बच्ची, मेरे छोटे के साथ ऐसा बर्ताव मत कर, वरना बहुत बुरा होगा। जानकी, मालिनी, चलो जल्दी से पैसे दो, हमें जुआ खेलने जाना है। नहीं अनुराग, हम तुम्हें अब कुछ नहीं देने वाले। हर रोज अगर तुम्हें हम यूं ही शराब के लिए पैसे देते रहे तो घर के बाकी खर्चे कौन करेगा? ओ चुड़ैल, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप मेरे बेटों को पैसे दे दो। हाँ, तुम दोनों से कह रही हूँ, चला लेंगे घर के खर्चे जैसे तैसे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दोनों हो ना हमारी कमाने वाली। राजेश्वरी मालिनी और जानकी से पैसे छीन लेती है और वो पैसे बड़े बेटे अनुराग और विक्रम को दे देती है। फिर एक दिन, ये क्या माँ जी, सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं और दीदी क्या खाएंगे? भूखी मरो, आज के दिन हवा खाकर सो जाओ और क्या। ये क्या? लेकिन माँ जी, सारा खाना किसने खत्म किया? हम तो दोपहर को कितना सारा खाना बनाकर गए थे ना। हमने खत्म किया, क्या कर लोगी तुम दोनों? हाँ, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप सो जाओ भूखी ही, वरना हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अरे हम दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आप लोग उन पैसों को मिनटों में बर्बाद कर देते हो।
और साथ ही हमारे लिए 2 रोटियां तक बचा कर नहीं रखते। इतने निर्दयी और कठोर दिल कैसे हो सकते हो आप लोग? इस करमजली का कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है, अभी इसे सबक सिखाती हूँ, रुक जा तू। हाँ माँ, इन दोनों बहनों की जोड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा आज तो। बहुत बकर बकर करने लगी हो ना तुम दोनों आजकल। अनुराग, विक्रम और राजेश्वरी तीनों मिलकर बेचारी मालिनी और जानकी को खूब मारते हैं। नहीं, अरे मत मारिए हमें, दर्द हो रहा है, मत मारिए, मत मारिए हमें, मत मारिए हमें, भगवान के लिए छोड़ दीजिए हमें। लेकिन निर्दयी माँ बेटे उन दोनों बहनों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं, जिसके बाद वो दोनों रात में काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। मालिनी दीदी, अब हम क्या करें? मुझे नहीं रहना है यहाँ इस नरक में। जानकी, चल भाग चलते हैं, बस बहुत सह लिया इन तीनों का अत्याचार। लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारा ना कोई अपना है, ना कोई ठिकाना है रहने का। उस सब के लिए ऊपर वाला है, भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे, देखना तुम। जानकी और मालिनी दोनों बहनें उस रात चुपके से अपना सामान लेकर गांव से भाग जाती हैं और दूसरे गांव में चली जाती हैं, जहां उन्हें कुछ दिनों तक सड़क पर ही तंबू बनाकर रहना पड़ता है। दीदी, यहाँ हम आ तो गए, पर अब हम काम क्या करेंगे? हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। जानकी, हमें अपने गले के मंगलसूत्र को बेचना होगा। इस मंगलसूत्र का अब कोई मोल नहीं रहा। हमारे पतियों ने और सास ने जो हमारे साथ किया है ना, वो बद से बदतर है। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है दीदी, हम इस मंगलसूत्र को ही बेचेंगे। मंगलसूत्र को बेचकर हम दोनों इस गांव में अपना छोटा सा तंदूरी चिकन स्टॉल लगाएंगे। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा सुझाव है ये। वो दोनों अपना मंगलसूत्र बेच देती हैं और उससे मिले हुए पैसों से वो दोनों उस गांव में अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, जहां वो अपना स्पेशल तंदूरी चिकन बनाकर बेचने लगते हैं। ओए होए होए, कितना स्वादिष्ट है ये तंदूरी चिकन, मजा ही आ गया जी इसे खाकर। हाँ, मुझे तो और खाना है। और मुझे भी, मैं तो पार्सल भी ले जाऊंगा। मेरे परिवार वाले जब इस बढ़िया से तंदूरी चिकन को चखेंगे तो वो सब भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी ठीक है भाई साहब, अभी देती हूँ। सभी को उस गांव में भी इन दोनों बहनों के हाथ का बना तंदूरी चिकन बहुत पसंद आता है। वहीं इनके गायब होने के बाद विक्रम और अनुराग दोनों गुस्से से लाल हो चुके थे और हर तरफ दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। उस गांव में एक आदमी जो कि अनुराग और विक्रम का दोस्त होता है, वो जानकी और मालिनी को देख पहचान लेता है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम भाई और अनुराग भाई की बीवियां हैं, लेकिन ये हमारे गांव में कैसे आ गई रहने? कहीं विक्रम और अनुराग भी यहां पर रहने तो नहीं आ गए? 1 मिनट, फोन लगाकर पूछ लेता हूं इन दोनों से। हाँ। वो आदमी विक्रम को फोन लगाता है और सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो दोनों भाई उस गांव में आ जाते हैं। विक्रम, तुम यहाँ? क्यों, बहुत भागने का शौक है ना? आज तुम दोनों की खैर नहीं, तैयार हो जाओ तुम दोनों को, अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दीदी, घबराओ मत जानकी, मैं हूं ना। ज्यादा बन मत मालिनी, वरना यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी होशियारी अपने पास रख, समझी तू? तुम दोनों हैवानों को और आता ही क्या है, शराबी कहेंगे। तुम दोनों भाइयों की हम दोनों बहनों के सामने हैसियत ही क्या है? अरे मर्द के नाम पर कलंक हो तुम दोनों, छी। मालिनी। अनुराग और विक्रम दोनों को मारने लगते हैं और ढाबे को तोड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर गांव के 2 अमीर आदमी आ जाते हैं और जानकी और मालिनी को बचाते हुए अनुराग और विक्रम की खूब पिटाई करते हैं। ये ले, उठाएगा फिर से हाथ लड़की पर? हाँ? नहीं साहब, मत मारो साहब। तुझे क्या लगा तो कुछ भी कर सकता है? मारेगा तो वो डर जाएंगी। हाँ, अबे बेशरम शराबी लुक के लंगूर, ये ले कमीना, ये ले। मत मारो। नहीं साहब, आई। अनुराग और विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मेरा नाम करण है, मैं इस गांव में रहने वाले सेठ राजकमल सिंह का छोटा बेटा हूं, और मेरा नाम मोहित है। मैं राजकमल सिंह का बड़ा बेटा हूं। आशा करते हैं कि आप दोनों ठीक हो। हाँ करण जी, अब हम दोनों ठीक हैं, धन्यवाद हमारी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। हाँ मोहित जी, आप दोनों नहीं होते तो वो दोनों दरिंदे भाई हम दोनों बहनों को
फिर से उस पिंजरे में ले जाते। अब वो दोनों अमीर भाई रोजाना मालिनी और जानकी के पास तंदूरी चिकन खाने आते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जानकी और करण को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ ही मोहित और मालिनी भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों बहनों की शादी उन दोनों अमीर भाइयों से होती है और दोनों बहनें आगे चलकर अपने दम पर अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। वहीं राजेश्वरी बुढ़ापे में अकेली रहकर अपने बुरे कर्मों की सजा काटती है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा।
हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफ़ी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज़्यादा नज़र मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और ख़ासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो, और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है, और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो, बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है।
जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर, अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया और तो और शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं और इकलौते वो भी
अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो। तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी, शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है।